नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का, यानी केमिकल काइनेटिक्स का, जिसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इस केमिकल काइनेटिक्स की हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो गई थी और आज हमारी तीसरी क्लास है, यानी अपन कह सकते हैं पार्ट नंबर 3। इस पार्ट नंबर 3 में हम अध्ययन करेंगे वेग व्यंजक, जिसको हम वेग नियम कहते हैं या वेग समीकरण भी कहते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था अभिक्रिया वेगों के प्रकार, यानी हम किसी अभिक्रिया के वेग को किन किन रूपों में दर्शा सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने अभिक्रिया वेगों का डिटेल से अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। आज हम इस पार्ट नंबर 3 में वेग नियम किसे कहते हैं, वेग व्यंजक किसे कहते हैं और विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। यानी आज की जो क्लास है वो हमारी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो स्टूडेंट इस तीसरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि तीसरे वीडियो को देखने से पहले वो पहला और दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। वो देखने के बाद में अगर आप तीसरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। हम आज इस काइनेटिक्स का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। क्या बताया मैंने, इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे वेग व्यंजक, जिसको हम वेग नियम कहते हैं या वेग समीकरण भी कहते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे विशिष्ट अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम वेग स्थिरांक भी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, वेग व्यंजक कह सकते हैं, इसे वेग नियम कह सकते हैं या वेग समीकरण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वेग नियम जब हमें समझ में आएगा तब हम आगे जो अभिक्रिया की कोटि है उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो लगातार आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। देखो, वेग व्यंजक या वेग नियम, जिसको हम वेग समीकरण भी कहते हैं, अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि किसी अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को अभिकारकों के सांद्रता पदों के रूप में प्रदर्शित करना ही वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। देखो, समझना क्या कहा मैंने कहा किसी अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की सांद्रता के सांद्रता के पदों में प्रदर्शित करना वेग नियम कहलाता है। प्रदर्शित करना वेग नियम, रेट लो, वेग नियम कहलाता है। वेग नियम कहलाता है और इस वेग नियम को ही हम वेग समीकरण या वेग व्यंजक भी कहते हैं। वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, किसी अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में प्रदर्शित करना वेग नियम कहलाता है। हम इसको एक जनरल एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। देखो, मैं कोई सामान्य उदाहरण ले रहा हूं। मेरे पास है A + B, ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। मैंने कोई जनरल एग्जांपल लिया है। अब देखो, मैं यहां पे लगाऊं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मैं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से यहाँ पे
अभिक्रिया वेग लिख रहा हूं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या लिखेंगे, क्या बताया मैंने कि अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी अपन लिख सकते हैं यहां पे dx अपॉन dt समानुपाती a, इस a का घातांक ले रहा हूं मैं x और b का घातांक ले रहा हूं y। आगे हम लिखेंगे dx अपॉन dt, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो यहां पे एक स्थिरांक आएगा k और a का घातांक x, b का घातांक y। अब देखो आप ये समीकरण आ गया हमारे पास। अब देखो यहां पर k क्या है, पहले मैं k को लिख दूं। k यहां पे है समानुपाती स्थिरांक, क्या है, समानुपाती स्थिरांक, और इसे हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। समझना आप, इसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं, इसे हम वेग नियतांक कहते हैं और इसे ही हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। देखो चर्चा करेंगे अभी नेक्स्ट आगे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझो कि k यहाँ पे क्या है, समानुपाती स्थिरांक है जिसको हम वेग स्थिरांक कह सकते हैं, वेग नियतांक कह सकते हैं और विशिष्ट अभिक्रिया वेग कह सकते हैं। अब देखो ये जो संबंध आया है, ये संबंध ही वेग व्यंजक या वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। अब देखो यहां पे देखो a और b, यानी अपन कह सकते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां a व b अभिकारक, ध्यान से समझना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। यहां a व b अभिकारक a व b के स्टोइकियोमितीय, क्या बताया मैंने, स्टोइकियो, चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, b के स्टोइकियोमितीय गुणांक हैं, स्टोइकियोमितीय गुणांक हैं। a और b तो क्या बताया मैंने, यहां a व b अभिकारक a व b के स्टोइकियोमितीय गुणांक हैं और जो x और y है, क्या कहूंगा, तथा x व y अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांक हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बताया मैंने, जो x और y है तथा x व y अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांक हैं। कोई दिक्कत आपको यहां नहीं होनी चाहिए। हमने एक सामान्य अभिक्रिया ली है, a प्लस b उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से हमने अभिक्रिया वेग लिखा। अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। फिर हमने समानुपाती के चिन्ह को उठाया तो k आया। k यहाँ पे क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको हम वेग स्थिरांक, वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि a और b ये तो इस अभिकारक a और b के स्टोइकियोमितीय गुणांक हैं जिन्हें हम रस समीकरण मिति गुणांक भी कहते हैं। और x और y के अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांक, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो
हमने क्या कहा इस वेग नियम के बारे में कि किसी अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में प्रदर्शित करना, यानी वास्तव में ये जो संबंध है, ये संबंध इस अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की सांद्रता के साथ संबंधित कर रहा है। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि वेग नियम या वेग समीकरण अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की सांद्रता के साथ संबंधित करता है, या और भी सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि वेग समीकरण अभिक्रिया वेग और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध को दर्शाता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं कि वेग नियम वह व्यंजक है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को किसी अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों पर घातांक लगा के व्यक्त करते हैं। घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। देखो हम इस वेग नियम को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेग नियम वह व्यंजक है जिसमें किसी अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों पर घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो, अब बता रहा हूं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो स्टोइकियोमितीय गुणांक हैं और सांद्रता पदों के घातांक हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांक अभिकारकों के स्टोइकियोमितीय गुणांकों के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं, यानी ये सांद्रता पदों के घातांक अभिकारकों के स्टोइकियोमितीय गुणांकों के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस बात को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ध्यान से समझना आप, इसको मैं हटा रहा हूं कि किस प्रकार सांद्रता पद के घातांक स्टोइकियोमितीय गुणांकों के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं और हम एग्जाम्पल से इस चीज को डिटेल से समझेंगे, तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं पहला एग्जाम्पल ले 2NO + O2 उत्पाद बन रहा है 2NO2, कोई दिक्कत नहीं है। 2NO + O2 उत्पाद क्या बना 2NO2। अब देखो इसके लिए मैं वेग समीकरण लिखूं, कैसे लिखूंगा, dx/dt के NO की सांद्रता पद का घातांक 2 और O2 ये है 1। दूसरा एग्जाम्पल ले मैं, देखो मैं ले अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 और ये टूट के क्या बनाएगा, एक तो N2 गैस प्लस 2H2O। इसके लिए मैं क्या लिखूं, वेग समीकरण या वेग नियम क्या लिखूंगा, K NH4NO2। देखो इस अभिक्रिया का ये क्या है, वेग समीकरण या वेग नियम। इस अभिक्रिया के लिए ये मैंने क्या लिखा है, वेग नियम या वेग समीकरण। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
एक एग्जाम्पल और ले मैं ले CH3COO2H5 एस्टर है। एस्टर का मैं करवा रहा हूँ जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, तो क्या बनेगा मेरे पास CH3COOH और साथ में बनेगा C2H5OH। इसके लिए मैं क्या लिखूं वेग समीकरण, तो मैं लिखूंगा dx/dt इक्वल टू K। अभिकारक क्या है CH3COO2H5 1 और H2O 0। एक एग्जाम्पल और ले लूँ मैं ताकि आपको चीज़ क्या हो जाए क्लियर। मैं ले रहा हूँ CHCl3 और Cl2। अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड और साथ में बनेगा HCl। और इसके लिए मैं क्या लिखूं वेग समीकरण dx/dt इक्वल टू K CHCl3 की घात 1 और Cl2 की घात हाफ। अब देखो आप इन उदाहरणों को देखने से स्पष्ट हो रहा है, देखो ये तो है अभिक्रिया और इस अभिक्रिया में अभिकारकों के जो स्टोइकियोमितीय गुणांक वो तो है, इसका तो है 2 और इसका है 1, इसका तो है 2 और इसका है 1। और ये मैंने क्या लिखा है वेग समीकरण या वेग नियम, मैं यहां लिख रहा हूं ये है वेग समीकरण। अब देखो आप इस वेग समीकरण में देखो आप इसकी सांद्रता की घात 2 है और इसकी सांद्रता की घात 1 है, यानी इस वेग समीकरण में स्टोइकियोमितीय गुणांक और सांद्रता के घातांक एक समान हैं। मैंने ये बताया कि एक समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगले एग्जाम्पल में हो आप अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन करवाया हमने, अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन हो गया N2+2H2 में। इसके लिए मैंने क्या लिखा वेग समीकरण, याद रखोगे वेग समीकरण या वेग नियम या वेग व्यंजक एक ही बात है, कोई डाउट यहां पे आपको नहीं होना चाहिए। इसका मैंने क्या लिखा वेग समीकरण, तो देखो यहां पर इसका स्टोइकियोमितीय गुणांक 1 है और इसमें इसकी सांद्रता का घातांक भी 1 है। इसका मतलब इस वेग समीकरण में भी स्टोइकियोमितीय गुणांक और घातांक बराबर है। अगले एग्जाम्पल में हो आप एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, देखो इसके लिए मैंने क्या लिखा वेग समीकरण। देखो आप ध्यान से आप इस वेग समीकरण को देखो, इस वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता का घातांक इसका तो 1 है और इसका 0 है, जबकि यहां पर स्टोइकियोमितीय गुणांक इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। यहां पे अपन क्या कह सकते हैं कि इस वेग समीकरण में सांद्रता के घातांक और स्टोइकियोमितीय गुणांक बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर तो स्टोइकियोमितीय गुणांक 1 है लेकिन घातांक यहां पे क्या है 0। इस एग्जाम्पल में आओ स्टोइकियोमितीय गुणांक इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, लेकिन इस वेग समीकरण में सांद्रता का घातांक CH3Cl का तो 1 है लेकिन Cl2 का हाफ है। यानी हम कह सकते हैं कि इस वेग समीकरण में भी सांद्रता पदों के घातांक और स्टोइकियोमितीय गुणांक बराबर नहीं है। ओवरऑल निष्कर्ष के रूप में क्या निकला, निष्कर्ष के रूप में यह निकला कि हम किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं लिख सकते। यानी किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का निर्धारण प्रायोगिक रूप से किया जाता है, न कि सैद्धांतिक रूप से। इस बात को भी आप माइंड में सेट कर लोगे। क्या बताया मैंने कि किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का सैद्धांतिक निर्धारण नहीं कर सकते। सैद्धांतिक निर्धारण का मतलब कि हम अभिक्रिया की संतुलित समीकरण देखकर उसके लिए वेग समीकरण नहीं लिख सकते, बल्कि इसका प्रायोगिक निर्धारण किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम यहाँ पे कह सकते हैं किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के
लिए वेग समीकरण का निर्धारण सैद्धांतिक रूप से नहीं किया जा सकता। निर्धारण सैद्धांतिक रूप से नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, बल्कि वेग समीकरण का निर्धारण, वेग समीकरण का निर्धारण प्रायोगिक रूप से किया जाता है, प्रायोगिक रूप से किया जाता है, प्रायोगिक रूप से किया जाता है। इस बात को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, इंपॉर्टेंट। वहां पर अभिक्रिया की कोटि में हम इसी वेग समीकरण को काम में लेंगे। देखो, तभी तो हम बोलते हैं कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि होती है, क्योंकि वेग समीकरण का जो निर्धारण है वो हम प्रायोगिक रूप से करते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का निर्धारण सैद्धांतिक रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि वेग समीकरण का निर्धारण प्रायोगिक रूप से किया जाता है। यानी हमें ध्यान में ये रखना है कि सांद्रता पदों के घातांक और स्टोइकियोमीतीय गुणांक बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग समीकरण को अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम ले रहे हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ध्यान से समझना आप, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग कह सकते हैं या वेग स्थिरांक कह सकते हैं। अब हम क्या लेंगे हेडिंग? विशिष्ट अभिक्रिया वेग, जिसको हम वेग स्थिरांक भी कहते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। स्टार लगा लेना इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, या हम इसको कहते हैं वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। यानी हम इसको क्या बोलेंगे? या तो हम इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, या हम इसे कह सकते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना, VIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग कह सकते हैं या वेग स्थिरांक कह सकते हैं, यानी स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट। एक सामान्य एग्जांपल लेके हम इस विशिष्ट अभिक्रिया वेग को समझते हैं। देखो, मैं कोई जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, N1A प्लस N2B। ये अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहे हैं, ये लो। इस अभिक्रिया के लिए मैं लगाऊंगा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, यानी dx अपॉन dt समानुपाती A, और इसकी सांद्रता का घातांक है N1। B, ये मैंने कोई जनरल एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। N2, आगे लिख सकता हूँ dx अपॉन dt, समानुपाती के चिन्ह को उठाऊंगा तो यहाँ पे आएगा k, समानुपाती स्थिरांक, जिसको हम वेग स्थिरांक कहते हैं, और एक का सांद्रता घातांक N1 और B का सांद्रता घातांक N2। अब देखो आप, ये तो देखो अभी हमने पढ़ा है, ये तो केवल वेग समीकरण मैंने लिखा है। क्या है ये? है वेग समीकरण,
वेग समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने जस्ट अध्ययन किया है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंडीशन। क्या लगाऊंगा? कंडीशन। यदि एक की सांद्रता और बी की सांद्रता इक्वल टू 1 हो। अब देखो आप, यानी मैंने अभिकारक A और अभिकारक B की सांद्रता इकाई ले ली, तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम dx अपॉन dt इक्वल टू क्या जाएगा? अरे भाई इसका मान तो 1 हो गया, यानी इक्वल टू k। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सांद्रता हमने क्या ले ली? इकाई। तो यहाँ पे dx अपॉन dt इक्वल टू k आ गया। अब देखो, इसको मैं समीकरण 1 दे दूं और इसको मैं समीकरण 2 दे दूं, यानी अब हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं, देखो, हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया में यदि समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। देखो समझना, क्या बताया मैंने? किसी अभिक्रिया में यदि समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग ही, अरे dx अपॉन dt क्या है? अभिक्रिया वेग ही तो है। तो उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग यानी k कहलाता है। यानी अब इस k को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे विशिष्ट अभिक्रिया वेग, जो वेग स्थिरांक भी कहलाता है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग को परिभाषित कर दिया। ध्यान में आपको यह रखना है, यदि किसी अभिक्रिया में समस्त अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई होती हैं तो उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। ये हमने एक जनरल एग्जाम्पल लेके विशिष्ट अभिक्रिया वेग को परिभाषित किया। अब देखो, अब हम इस वेग स्थिरांक की इकाइयां पढ़ते हैं। वेग स्थिरांक की इकाइयां मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, वेग स्थिरांक की इकाइयों से संबंधित। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे वेग स्थिरांक की इकाइयां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेग स्थिरांक की इकाइयां। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो, अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? वेग स्थिरांक, वेग नियतांक भी हम इसको कह सकते हैं, कोई कंफ्यूज आपको नहीं होनी चाहिए। वेग स्थिरांक की इकाइयां, वेग स्थिरांक की इकाइयां, यानी हम इसको कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट
कांस्टेंट। अब देखो वेग स्थिरांक की जो इकाइयां हैं वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती हैं, यानी हम कह सकते हैं यहां पे वेग स्थिरांक की इकाइयां अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती हैं। अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम इसको। अभिक्रिया की कोटि को हम अलग से वीडियो में डिटेल से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि वेग स्थिरांक की इकाइयां अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती हैं। अब देखो इस वेग स्थिरांक की इकाइयों को हम एक सामान्य एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि किस प्रकार से हम वेग स्थिरांक की इकाई का निर्धारण कर सकते हैं। देखो मैं ले रहा हूं सिंपल एग्जाम्पल n1a प्लस n2b अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। ये मैंने कोई सामान्य एग्जाम्पल लिया है। अब देखो वही क्या लगाऊंगा, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, यानी dx अपॉन dt इक्वल टू k। ठीक है ना, हटा दिया मैंने समानुपाती का चिन्ह, हटा के मैंने k लिख दिया। क्या लिखूंगा, a n1 और b n2। अब देखो आप dx अपॉन dt अभिक्रिया वेग है, dx क्या है सांद्रता, dt क्या है समय, k यहाँ पे क्या है वेग स्थिरांक जिसकी इकाई हम ज्ञात करेंगे, और a और b भी क्या है अभिकारकों की सांद्रताएं हैं। ठीक है ना, और n1 n2 क्या है सांद्रता पदों के घातांक। अब देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, सांद्रता भाई dx क्या है सांद्रता तो है, अपॉन dt क्या है समय, यानी ये लो समय, फिर इक्वल टू k, यहाँ पर भी क्या है सांद्रता है तो ये लो सांद्रता, इसकी घात क्या है n1, फिर क्या है b भी क्या है सांद्रता है तो ये लो सांद्रता, इसकी घात n2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें पता है यहाँ पर आधार समान है, घातें अलग अलग हैं लेकिन आधार समान है। जिनका आधार समान होता है उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पर तो सांद्रता अपॉन समय, समझना आप ध्यान से, कि इसको मैं ऐसे लिख दूं सांद्रता और घातों को मैं जोड़ दूं यानी n1 प्लस n2। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इकाई निकाल रहे हैं वेग स्थिरांक की, इसका मतलब मैं यहाँ से वेग स्थिरांक बराबर क्या लिख सकता हूँ, नीचे आ जाएगा ये, यानी सांद्रता अपॉन, नीचे आ गया सांद्रता और घात क्या है n1 प्लस n2। कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या है समय, नीचे क्या है समय। अब देखो आप, मैं इसको ऊपर लाऊं तो ये जो घातें हैं यहाँ पर तो प्लस की हैं और यहाँ पे क्या हो जाएंगी ये माइनस की, और इसकी घात 1 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k इक्वल टू सांद्रता, क्या लिखूंगा 1 माइनस, भाई इसकी घात मैंने क्या बताई आपको 1 है, और ये जब ऊपर आएगी तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, यानी 1 माइनस n1 प्लस n2, ये लो माइनस, और आगे क्या है इनटू समय। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। अब देखो k इक्वल टू सांद्रता की इकाई क्या होती है मोल पर लीटर, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोल पर लीटर,
और इसकी घात क्या लगी हुई है, देखो 1 माइनस n1 प्लस n2 और इनटू समय को हम लेते हैं सेकंड में, तो ये लो सेकंड। देखो एक चीज समझना आप, इसको हमने ऊपर लेके आए तो घात क्या होगी माइनस में, समय भी नीचे तो है, इसका मतलब समय भी ऊपर आएगा तो समय भी क्या हो जाएगा, पर समय हो जाएगा। समझ गए आप, यानी घात क्या हो जाएगी यहाँ पे -1। भाई यहाँ पे इसकी घात +1 1 है, प्लस में 1 है तो ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में, और समय को हम लिख रहे हैं सेकंड में तो पर सेकंड। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो ये हमने एक संबंध लिख लिया, यानी वास्तव में ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। इस संबंध के द्वारा हम अलग अलग अभिक्रियाओं की जो कोटियां हैं, उन कोटियों के अनुसार हम अभिक्रिया जो वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, उसकी हम इकाई लिख सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हमें कोई अभिक्रिया दे दी शून्य कोटि की या प्रथम कोटि की, तो इस सूत्र के द्वारा हम उस कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई का निर्धारण कर सकते हैं। सूत्र कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि K = मोल पर लीटर 1 माइनस n1 प्लस n2, ठीक है। और ये जो n1 और n2 ये क्या है, ये अभिक्रिया की कोटि है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं पहले ही, n1 प्लस n2 बराबर क्या है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। n1 प्लस n2 क्या है, अभिक्रिया की कोटि। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोटि का निर्धारण कैसे करते हैं, कोटि को हम किस किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर n1 प्लस n2 क्या है, अभिक्रिया की कोटि इनटू पर सेकेंड। ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप शून्य कोटि, प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखो सूत्र में पता हो गया, अब हम अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाइयां निकालते हैं। देखो पहले ले रहा हूं मैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। देखना आप, सूत्र हमें पता हो गया है। अब हम अलग अलग कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं उनके लिए हम वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। देखो पहले बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। ये लो मैं लिख रहा हूं यहां पे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। देखना शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। देखो हमें पता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, यानी जो n1 है, अभी हमने लिखा था n1 प्लस n2, इसका मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अरे भाई n1 प्लस n2 क्या है, अभिक्रिया की कोटि, अभी मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं, अब लगाएंगे सूत्र के, सूत्र क्या था, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर क्या था, 1 माइनस n1 प्लस n2, ये हमारा क्या था सूत्र, 1 माइनस n1 प्लस n2, और फिर इनटू यहाँ पे क्या था पर सेकंड, ये लो पर सेकंड। अब देखो मान रखो इसमें, यानी मोल पर लीटर 1 माइनस, देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n1 प्लस n2 बराबर 0, यानी यहाँ पे क्या आएगा 0, 1 माइनस शून्य इंटू
पर सेकंड, पर सेकंड। अब देखो यानी 1 में से 0 गया, इसका मतलब यहाँ पे 1 ही बचा। इसका मतलब यहाँ पर वेग स्थिरांक की इकाई क्या आएगी, मोल लीटर, ऊपर जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। याद करो, अरे हमने अभिक्रिया वेग की इकाई भी क्या लिखी थी, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अपन क्या कर सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया वेग के बराबर होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। बस आपको ये सूत्र ध्यान में रखना है। जिसको ये सूत्र ध्यान में है कोई दिक्कत नहीं आएगी अभिक्रिया वेग स्थिरांक की कोटि ज्ञात करने में। अब देखो, अब बात करते हैं अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। मैं यहाँ लिख दूँ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई। देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n1 प्लस n2 क्या रहेगा, 1 रहेगा। n1 प्लस n2 इक्वल टू 1। लगाओ सूत्र k इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। सूत्र क्या होता है, 1 माइनस n1 प्लस n2 और इंटू पर सेकंड, इंटू पर सेकंड। रखो यहाँ पे मोल पर लीटर n1 प्लस n2 के स्थान पे हमें 1 रखना है, तो ये मैंने 1 रख दिया, इंटू पर सेकंड, इंटू पर सेकंड। अब देखो 1 में से 1 गया, इसका मतलब इसकी घात क्या बच गई, 0 बच गई। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोल पर लीटर, इसकी घात क्या बच गई, 0 इंटू पर सेकंड। और हमें पता है जिसकी घात 0 होती है उस राशि का मान इकाई हो जाता है, यानी यहाँ पे 1 बच गया। ओवरऑल हमारे पास के की जो इकाई आएगी वो क्या आएगी, पर सेकंड, पर सेकंड। ये लो, ये हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर ली इस सूत्र के द्वारा। क्योंकि हमें पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n1 प्लस n2 बराबर 1 होता है, यानी कोटि का मान 1 होता है। हमने n1 प्लस n2 के स्थान पर 1 रखा तो 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया, तो इस राशि का मान इकाई हो गया। तो बचा क्या, पर सेकंड। तो ये पर सेकंड प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आ गई। अब बात करते हैं द्वितीय कोटि के लिए। देखते हैं कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या आती है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, अब ले रहा हूं मैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई। देखो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए n1 प्लस n2 का मान क्या रहेगा, 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लगाते हैं सूत्र K बराबर मोल पर लीटर, सूत्र वही है हमारा
1 माइनस n1 प्लस n2 इंटू पर सेकेंड। मान रखते देखिए क्या आता है, मोल पर लीटर। मान रखेंगे 1 माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पर है पर सेकेंड। अब देखो 1 माइनस 2 है, यानी यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। क्या बचेगा? माइनस का 1। यानी हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर -1, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू पर सेकेंड। अब देखो मैं अगर इस -1 को +1 में चेंज करूं तो ऊपर वाली नीचे वाली राशि ऊपर और ऊपर वाली राशि नीचे, यानी इस सूत्र को मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो यहां लिख रहा हूं मैं K इक्वल टू क्या लिख दूं, लीटर अपॉन मोल। तो ये जो घात है ये +1 हो जाएगी, +1, प्लस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, ठीक है ना, इंटू पर सेकेंड, इंटू पर सेकेंड। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, ये लो, यानी अब मैं अगर इस द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखूं तो क्या आएगा, देखो लीटर तो ऊपर है यानी लीटर, मोल नीचे ऊपर जाएगा तो पर मोल, पर मोल और पर सेकेंड। ये हमारे पास द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई आ गई। अब देखो हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर ली, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर ली और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर ली। यहाँ पर मैंने वेग स्थिरांक को K के द्वारा दर्शाया है। किसके द्वारा? K के द्वारा। लेकिन जब हम आगे डिटेल से अभिक्रिया पढ़ेंगे तो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को हम K0 से लिखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को K1 से लिखेंगे और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को हम K2 से दर्शाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे, यानी K यहाँ पे क्या है, वेग स्थिरांक। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछते हैं, डायरेक्ट या तो आपको वो वेग स्थिरांक का मान दे देगा और मान दे के पूछेगा कि निम्न वेग स्थिरांकों के मानों के आधार पर या निम्न वेग स्थिरांकों के मानों के लिए अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कीजिए। या फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आपको पता है मोल पर लीटर पर सेकंड। प्रथम कोटि की बात करें तो आप बता सकते हो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, पर सेकंड, ठीक है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दे कि निम्न वेग स्थिरांकों के लिए, निम्न वेग स्थिरांकों के लिए अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कीजिए। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कीजिए। देखो मैंने कोई सिंपल क्वेश्चन लिया है, आपको दे दे वो K बराबर 2.30 इंटू 10 की घात -5 और यहाँ पे लिख दे मोल पर लीटर पर सेकंड। दूसरा वो आपको दे दे K इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकंड, पर सेकंड। अब देखो आप, यानी अगला कह रहा है कि निम्न वेग स्थिरांकों के लिए अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कीजिए। K इक्वल टू 2.30
2.3 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और दूसरा मान हमें दिया है K इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। अब देखो आप, हमें इस इकाई का पता है कि ये इकाई मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इकाई होती है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, या इस वेग स्थिरांक के लिए अभिक्रिया की कोटि शून्य है। यहाँ पर देखो पर सेकेंड को देखते ही हमारे माइंड में क्या आ गई कि यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इस वेग स्थिरांक के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 1। अब देखो, यानी आज की क्लास वास्तव में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हमने अध्ययन किया वेग व्यंजक, जिसको हम वेग नियम कहते हैं या वेग समीकरण कहते हैं। उसके बाद में हमने विशिष्ट अभिक्रिया वेग का निर्धारण किया कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं या वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, और वेग स्थिरांक की हमने इकाई का निर्धारण किया कि वेग स्थिरांक की इकाई कैसे ज्ञात करते हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ आपको, आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है। दोबारा से आप इस वीडियो को देखना आराम से, और अपने नोट्स आप लिखने का प्रयास करना, साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। अब देखो, मैं वापस से उन स्टूडेंटों को कह रहा हूँ कि जो इस थर्ड वीडियो को देख रहे हैं, तो वो थर्ड वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को ज़रूर देख ले, ताकि उसको वीडियो नंबर 3 है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता। इनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे हमारे पार्ट नंबर 4 में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।